हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के 26 टेस्ट के 51 से लेकर फिर 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम लोग 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। वो भी कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में सॉल्व हो जाए। पहले हम लोग 50 क्वेश्चन एक क्लास में सॉल्व करते थे, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीके से वो नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ज़्यादा समय तक इंगेज नहीं हो पा रहे हैं बच्चे। इसीलिए हम लोग अब कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में ही 25 क्वेश्चन को सॉल्व करें। यह हमारा एग्जाम का टाइम भी होगा, क्योंकि 30 मिनट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और फिर से हम बताते हैं कि जो भी क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव, अर्थात जिसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होगी, लंबे से लंबे डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होगी, और व्यापक जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग डिस्क्राइब भी करेंगे। और जो क्वेश्चन छोटा होगा, अर्थात छोटा होगा, या फिर कहें तो डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं होगी, या फिर स्वयं में डिफिनीशन के साथ ही दिया होगा, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वे स्वयं में एक परिभाषा दे ही देते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो चलिए, आप लोग पहले से ही इसको बताते आ रहे हैं, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन के इंटरफेस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 76 के इंटरफेस पर आ चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य प्रणाली शब्द जिसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो कार्य प्रणाली जो है किसे संदर्भित करता है, इसी को ध्यान में रखना है। तो कार्य प्रणाली जो है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रमुख नदी बाढ़ के मैदानों के साथ विकसित एक सतही नहर सिंचाई पद्धति कह रहा है कार्य प्रणाली। उसके बाद विशेष रूप से प्रायद्वीपीय भारत में बावड़ियों से जुड़ी एक वर्षा जल संचय तकनीकी, उसके बाद से मंदिर परिसरों से संबंधित टैंक आधारित सिंचाई प्रणाली है जी। उसके बाद से तेरा भूजल के दोहन हेतु मंद ढाल वाली सुरंगों का उपयोग करने वाली एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली। तो कार्य का जो संबंध है, ऑप्शन यहाँ पर जब हम लोग ध्यान से पढ़े होंगे कार्य प्रणाली के संदर्भ में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भूजल के दोहन हेतु एक मंद ढाल वाली सुरंगों का उपयोग करने वाले एक भूमिगत जल प्रबंधन। आप लोग जो बोरहोल का नाम सुने होंगे, बोरहोल या फिर कहें तो पाताल तोड़ कुआं का नाम सुने होंगे। पाताल तोड़ कुआं जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है, जब यहाँ से भूमिगत कुएं से ही जल जल ऊपर की तरफ आता है, तो थोड़ा सा इतना भी उसमें शक्ति नहीं होती है कि वह पूरा तोड़कर पूरा बाहर की तरफ फेंकने लगे। थोड़ा थोड़ा गिरता है, लेकिन जब इसी जल को जब जैसे उत्तराखंड का राज्य का नाम सुने होंगे, उत्तराखंड में ऐसे क्या किया जाता है, यहीं से जब पाताल तोड़ कुएं होता है, थोड़ा सा और गड्ढा खोद के उसके बाद से इसको विभिन्न नालियों के माध्यम से धीरे धीरे अपने खेतों तक किसान ले जाते हैं। तो यही है भूजल प्रबंधन प्रणाली। पहाड़ी क्षेत्रों में यह उपयोग होता है ज़्यादातर। तो यही है कारेज प्रणाली। तो इसको याद रखिएगा, कारेज भूजल के दोहन हेतु उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टॉरिफिकेशन तकनीकी का सर्वोत्तम वर्णन करता है। टॉरिफिकेशन तकनीकी का वर्णन करता है। तो टॉरिफिकेशन को आप लोग जानते होंगे जी। तो टॉरिफिकेशन कहते हैं किसे, यहाँ पर दे रहा है कि यह एक तापीय रासायनिक पूर्व उपचार प्रक्रिया है जो उच्च श्रेणी के ठोस जैव ईंधन के उत्पादन हेतु बायोमास को अक्रिय वातावरण में तप्त करती है। बायोमास को अक्रिय वातावरण में तप्त करती है जी टॉरिफिकेशन। तो यहाँ पर आगे ज़्यादा टॉरिफिकेशन के संदर्भ में आप लोग ज़्यादा इतना पढ़े, इससे बढ़िया हम लोग को आंसर जब मिल जाए तो वहीं पर उसी को डिस्क्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। टॉरिफिकेशन जो आप लोग जानते हैं कि अपशिष्ट जो नगर पालिकाओं से या फिर शहरों का जो कूड़ा कचरा निकलता है, वो काफ़ी बड़ा समस्या बनकर उभरा है। तो उसी में से एक ठो उसी समस्या के समाधान के लिए एक ठो जो उपयोग की जाने वाली पद्धति है, जिसका नाम है टॉरिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है जी, तो जितने भी कचड़े होते हैं, कचड़ा या फिर कहें तो यहाँ पर जो उपला होता है, या फिर कहें तो जो धान का भूसी या फिर किसी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को इसमें सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा। कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है, इसको क्या किया जाता है, एक जार में बंद कर दिया जाता है। उच्च तापमान डाला जाता है, जिससे इसमें से जो बायोमास होते बायोगैस होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो इसी बायोगैस का उपयोग कर लिया जाता है, और ये जो बच जाते हैं इसका राख हो जाता है, या फिर जो अपशिष्ट होते हैं वे अहानिकारक ही होते हैं। तो इतना इस पर ताप और दाब डाला जाता है, आग नहीं लगने दिया जाता है, ज़्यादा बहुत समय तक ताप और दाब डाला जाता है, जिससे कि इससे निकलने वाली सारी सारी हानिकारक गैसें निकल जाती हैं और इसका सदुपयोग हो जाता है। और अपशिष्ट का भी अपशिष्ट जो है वो भी खत्म हो जाता है, मानव के लिए हानिकारक का काम नहीं करता है। तो यहाँ पर यही होगा, टॉरिफिकेशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, न्यायालय की अवमानना के मामलों में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय की अवमानना के मामलों में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है जी, तो हम लोग देखेंगे सही कथन पर विचार करना है या फिर गलती। तो यहाँ पर दे रहा है सही कथन पर विचार करना है। सही कथन पर विचार करना, तो हम लोग देख लेते हैं। 3 ऑप्शन दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना के साथ साथ अन्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना हेतु दंडित करने की शक्ति है जी। उसके बाद से भारत का संविधान स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत क्या सम्मिलित है। न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत क्या सम्मिलित है। उसके बाद से है, न्यायालय की अवमानना केवल आपराधिक मामलों तक ही सीमित है। न्यायालय की अवमानना केवल आपराधिक मामलों तक ही सीमित है जी। यहाँ पर जब हम ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ सही है जी, तो एक नंबर जब ध्यान देते हैं कि यह एकदम सही है जी। स्वयं की अवमानना के साथ साथ उच्च न्यायालयों की अवमानना को लेकर भी, जैसे कहते हैं ना, पिताजी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कौन है जी, तो यह पिताजी है। पिताजी को कष्ट हो तो वह बोलेंगे ही, अगर उनके बच्चों को भी कष्ट हो तो तभी बोलेंगे, उनके नाती पोता को भी कष्ट हो तो अभी वे बोलेंगे, उनके नाती परनाती को भी कष्ट हो, जैसे कि लोक अदालत परनाती को भी कष्ट हो तो अभी वे बोलते हैं।
वे गुस्सा होते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हर जगह अवमानना के लिए दंड दे सकता है। जो भी इनके नाती पोता बेटा बेटी को मारेगा, जो सुप्रीम कोर्ट जो है इनको दंड दे सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट नंबर 1 और सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट दे रहा है, संविधान स्पष्ट रूप से अवमानना को परिभाषित करता है और यह स्पष्ट रूप से पता है कि क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। न्यायालय की अवमानना की शक्ति जो है, यह तो शामिल की गई है कि अवमानना के संदर्भ में कहा गया है कि अवमानना के तहत को, कोई भी व्यक्ति जो है अवमानना करता है तब उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, उसके संबंध में प्रत्येक प्रावधान को क्लियर नहीं किया गया है कि इस प्रावधान यह काम करेगा कोई व्यक्ति तो अवमानना मान लिया जाएगा। यह छोड़ा किस पर गया है जी, तो न्यायालयों पर, अर्थात सुप्रीम कोर्ट वो समय समय पर निर्धारित करते रहता है कि किस बात पर अवमानना हो सकती है। यहाँ पर संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, यहाँ पर दे रहा है स्पष्ट रूप से उल्लेख है, तो इसीलिए 2 नंबर गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर, न्यायालय की अवमानना केवल आपराधिक मामलों तक ही सीमित है। न्यायालय की अवमानना केवल आपराधिक मामलों तक ही सीमित है, तो यहाँ पर यह सरासर गलत हो जाएगी, क्योंकि यह जो है दीवानी मामलों में भी कार्य करता है न्यायालय की अवमानना, इसलिए तीसरा नंबर गलत है। 2 और 3 तीनों के तीनों गलत है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होती है? कौन सी बीमारी जो है मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होती है? तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तपेदिक। ये सभी के सभी तो एकदम रटा रटाया है कि ये सभी के सभी मच्छरों से होते हैं, लेकिन तपेदिक या फिर कहें तो यक्ष्मा या फिर टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, यह जो है मच्छरों से नहीं बल्कि कुपोषण से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुरक्षित खान पान से भी यह टीबी का बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितनी नदी द्वारा निर्मित अपवर्तनात्मक भू-आकृतियां हैं? नदी द्वारा निर्मित अपवर्तनात्मक भू-आकृतियां हैं, और यहाँ पर क्या चुनना है जी, तो सही कथन का चयन करना है। पोर्ट होल्स, अवनमित कुंड, प्राकृतिक तटबंध, पॉइंट बर्स, गार्ज। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि मानव निर्मित अपवर्तनात्मक भू आकृतियां हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं जी अपवर्तनात्मक भू आकृति को? आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार समझ जाइएगा तो आप लोग का आंसर फटाक से निकल जाएगा। तो यहाँ पर अपवर्तन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं? तो मान लीजिए कि यहाँ पर यहाँ पर कोई भूखंड है, तो यहाँ पर अपवर्तन किसको कहते हैं जी? तो यहाँ पर भूखंड का कुछ भाग कट कट कर चला जाए या कटने लगे, मिट्टी, यहाँ का मिट्टी या फिर कहें तो मूल यहाँ के जो तत्व है वे निचालित होकर दूसरे जगह पर स्थान पर स्थानांतरित होने लगे, इसी को अपवर्तन कहा जाता है। तो अपवर्तन कौन मानव निर्मित अपवर्तन कर रहा है? नदी द्वारा निर्मित अपराध आकृतियां हैं जी। तो नदी द्वारा कितनी बनी है जी? तो यहाँ पर तेरा पोर्ट होल्स अवनमित। तो यहाँ पर जब ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, 2 बातें ध्यान रखना है कि नदी द्वारा जितनी भी निर्मित संरचनाएं होती है उनको 2 प्रकार की, ये 2 प्रकार की होती हैं जो भू-आकृतिक संरचना होती है। एक तो होता है अपवर्तनात्मक, जो यहाँ पर पूछा गया अपवर्तनात्मक, और दूसरा जो होता है वह होता है निक्षेपात्मक। क्या जी? तो निक्षेपात्मक। तो यहाँ पर जब ध्यान देखिएगा तो ये सभी के सभी जो संरचनाएं हैं नदी द्वारा ही निर्मित है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि अपवर्तन के माध्यम से बनी है, और कुछ जो है निक्षेप के माध्यम से बनी है। तो अपवर्तन के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि अपवर्तन कैसे होता है जी। तो अपवर्तन का तात्पर्य होता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि कट कर बह जाना। क्या जी? तो कट कर हट जाना। एक जगह का कोई भी पदार्थ है, नदी आई यहाँ से, मान लीजिए कि कुछ ऐसी आकृति है, नदी यहाँ से बहते हुए आई और इस आकृति को काट कर ऐसे गड्ढा बनाते चली गई, तो इसको अपवर्तनात्मक बोलेंगे। वहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर गर्त है, सॉरी, यहाँ पर कोई प्लेन है या फिर कहें तो मैदानी क्षेत्र है, लेकिन नदी आई और यहाँ से यहाँ पर एक ऊंचा सा बांध बना दी, तो ये बांध कहाँ से आया जी? तो नदी के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना था। इसको क्या कहेंगे? निक्षेपात्मक भू आकृति कहते हैं। ये अपवर्तन से बनता है, ये निक्षेप से बनता है। तो इन दोनों को ध्यान रखना है, अपवर्तन, निक्षेप। तो यहाँ पर जो आकृतियां हैं, यहाँ पर तेरा पोर्ट होल्स या फिर अवनमित कुंड, क्या दे रहा है जी? तो कुंड दे रहा है। ये समझ में ना आए चलेगा, लेकिन यहाँ पर कुंड दे रहा है। कुंड कैसा होता है जी? तो गहरा कुंड होता है। तो गहरा जो बना है, तो नदी द्वारा जो गहरा किया गया है, तो यहाँ का जो पहले यहाँ पर कुछ समतल मैदान होगा या फिर कोई भी संरचना होगी जिसको नदी ने ऐसे गड्ढा करते करते यहाँ का मलबा निकाल कर दूसरी जगह लेके चली गई और यहाँ पर क्या बना दिया जी? तो कुंड बना दिया। तो कुंड बनाया तो क्या होगा? यह अपवर्तनात्मक होगा। और है तो प्राकृतिक तटबंध। तटबंध में क्या होता है? तो तटबंध में तो दूर से लाए गए निक्षेपों को जो नदियां होती है वो एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, तो ये तो निक्षेपात्मक ना होगा जी। तो यहाँ पर यह नहीं होगा, हम लोग को अपवर्तनात्मक चाहिए। यहाँ पर पॉइंट बर्थ या फिर कहें तो विसर्प रोधिका। तो रोधिका भी क्या होता है? एक प्रकार की रोधिका, या ऐसे नदी ऐसे ऐसे बह रही है, तो नदी जब यहाँ पर आती है, तो नदी के मान लीजिए कि यहाँ से आती है, तो आगे ना जाकर यहाँ पर एक तो बांध की तरह अपने आप से बांध बना देती है, तो इसी को रोधिका का नाम दिया जाता है। तो यह भी नदी द्वारा ही निर्मित है, लेकिन यह जो है यहाँ से लाए गए निक्षेपों से यह बन जाता है। तो यह निक्षेपात्मक आकृति है, ना कि अपवर्तनात्मक है। तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। गार्ज, तो गार्ज एकदम सही है कि गार्ज जो है, यहाँ पर गार्ज को किसको कहते हैं जी? तो यहाँ पर विशाल पाषाण शिला है, या फिर कहें तो विशाल विशाल पर्वतमाला है, यहीं से नदी निकलती है और यहाँ से इसको चीरते हुए इसके बीचों बीच निकल जाती है। तो 2 प्रकार, यहाँ पर 2 घाटियों का निर्माण हो जाता है पर्वतों का, तो इसी को कहते हैं गार्ज का निर्माण होता है। तो गार्ज जो है नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है।
और अपरदनात्मक आकृति है, तो यहाँ पर चौथा नंबर सही हो जाएगा। 1 नंबर सही है, चौथा नंबर सही है। 2 और 3 गलत है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीं अनुसूची में किसी केंद्रीय अधिनियम को किसके माध्यम से सम्मिलित किया जा सकता है? किसी केंद्रीय अधिनियम को किसके माध्यम से शामिल किया जा सकता है जी? तो यहाँ पर तेरा संसद द्वारा पारित एक साधारण संकल्प, तो क्या साधारण संकल्प द्वारा किसी भी बात को नवीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है? इसके बाद तेरा संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव और आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन। उसके बाद से एक संवैधानिक संशोधन। उसके बाद से है केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, नवीं अनुसूची के बारे में आप लोग जानते होंगे। नवीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में ही शामिल किया गया था। इसका प्रावधान क्या था जी? तो इसके संबंध में आप लोग जानते होंगे प्रावधान क्या था जी? तो इस संशोधन में कह दिया गया था कि नवीं अनुसूची में जो भी प्रावधान शामिल कर दिए जाएंगे वे जो है न्यायालय द्वारा जो भी समीक्षा से बाहर होंगे, अर्थात न्यायालय इनमें पर समीक्षा नहीं कर जा सकती है, नहीं कर सकेगी। अर्थात वैसे कोई भी विषय, कोई भी कानून, कोई भी विषय जिसे नवीं अनुसूची में जैसे ही डाल दिया जाएगा, उसके बाद से इस विषय पर न्यायालय जो है समीक्षा नहीं कर सकते हैं। यह मुख्यतः जमींदारी को समाप्त करने के लिए लाया गया था। तो इतना बड़ा फैसला है, तो इतना बड़ा फैसला कैसे आ सकता है जी? तो संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लाया जा सकता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको एमआरटी के कहते हैं, एमआरटी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। एमआरटी के संदर्भ में विचार करना है, और कैसा विचार करना है जी एमआरटी के संदर्भ में? तो यहाँ पर जो दिया सही या फिर गलत है, सही कथन का चयन करना है एमआरटी के संदर्भ में। और इसके बाद से यहाँ पर ऑप्शन का तरीका कैसा है जी? तो ऑप्शन का तरीका है एलिमिनेशनल मेथड, अर्थात 1 2 2 3 1 3 1 2 और 3, अर्थात अगर सब सही हो जाता कोई बातें नहीं है, अगर कुछ गलत हो तब दिक्कत है। तो देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसका कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका उपयोग मां से संतान में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के संचार को रोकने के लिए किया जाता है। उसके बाद से इसमें मां के केंद्रीय डीएनए को स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल युक्त दाता अंड कोशिका में स्थानांतरित करना सम्मिलित है। इसके बाद से दे रहा है, इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान में 3 भिन्न व्यक्तियों की आनुवंशिक सामग्री विद्यमान होती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो पिछले नहीं 2022 से ही काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि यूके में एक बार सफलता प्राप्त की है, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने सफलता प्राप्त की है, तो इसीलिए उसी समय से चर्चा में है। तो यह माइटोकॉन्ड्रियल के संदर्भ में अगर देखें तो तीनों के तीनों ऑप्शन जो है एकदम परिभाषित करता है। तो हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं क्या है जी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो मान लीजिए कि एक माँ है, उसमें कोई एक आनुवंशिक रोग है, मान लीजिए कि मधुमेह कोई, मान लीजिए मधुमेह को मान लीजिए, या फिर कोई लाइसोसोमल डिजीज जो होता है वो भी काफ़ी खतरनाक होता है और माँ से बच्चे में स्थानांतरित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो कैसे माँ से बच्चे में स्थानांतरित होगा जी? तो मान लीजिए कि इसको अगर मान लीजिए कि शिशु चाहिए, इनको चाहती है कि बच्चा भी स्वस्थ हो, तो स्वस्थ कैसे होगा जी? जब माँ के अंडाणु होगा, अंडाणु में उसका जो होता है क्या होगा जी? तो डीएनए होगा, क्या होगा जी? जितने भी आनुवंशिक सामग्रियाँ होंगी वे तो इसमें अंडाणु में मौजूद होंगी, जिसके कारण क्या होगा जी? माँ का जो भी रोग है वह शिशु में चला जाएगा। लेकिन वहीं पर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, क्या कर दिया जी? तो अंडाणु तो माँ का रहेगा, ठीक है, शुक्राणु पिता से आएगा, ठीक है, शुक्राणु जो है पिता से आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माँ के अंडाणु, जो अंडाणु होता है उसमें से यहाँ पर क्या होगा जी? तो माँ का जो अंडाणु होता है उसमें से केंद्रक को निकाल दिया जाता है और क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। माँ के अंडाणु के केंद्रक को निकाल कर फेंक दिया जाता है। वहीं पर किसी अन्य महिला के, स्वस्थ महिला के अंडाणु से केंद्रक निकालकर, सिर्फ केंद्रक निकालकर इस अंडाणु में स्थापित कर दिया जाता है और पुरुष के शुक्राणु से इसका निषेचन कर दिया जाता है और जो शिशु और इसको माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। तो माँ के गर्भ में जब यह जाता है तो इसमें केंद्रक किसका है? तो इस महिला का है। यहाँ पर शेष जो कवच है वो माँ का है। इस तरह से अब किसकी कितने संतान का, सामान्यतः माना जाता है कोई भी मानव का जो बच्चा होता है उसके दो संतति होते हैं या फिर 2 जनक होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने जनक हो गए जी? तो 3 ठो हो गए। तो यहाँ पर 3 ठो जनक हो गए, इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से जो आनुवंशिक रोगों को रोका जा सकता है। यहाँ पर तीनों के तीनों सही हैं, तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर लेना है। कैसा विचार करना है जी? तो सही विचार करना है, और केवल 1, केवल 2, केवल 3 सभी 4 करके दिया हुआ था, हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर मिलान करना है, सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर मरुस्थल दे रखा है, उसके बाद से अवस्थिति, तो कौन सा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है यही देखना है। तो यहाँ पर कह रहा है पेटागोनियन मरुस्थल, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया में है। मोजावे दक्षिण अफ्रीका में है। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1 नंबर कह रहा है कि पेटागोनिया मरुस्थल उत्तर अमेरिका में। तो पेटागोनिया कहाँ पर है जी? तो ये तो अर्जेंटीना में है।
पेटागोनिया अर्जेंटीना में है और अर्जेंटीना मतलब कि दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में है, तो यह गलत हो जाएगा। कालाहारी जो है दक्षिण अफ्रीका, एकदम सही है, दक्षिण अफ्रीका से। बोत्सवाना में भी कालाहारी जो है दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, इन सभी देशों से सीमा साझा करता है, तो दूसरा नंबर एकदम सही है। तीसरा नंबर है ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में है, तो एकदम सही है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में है। मोजावे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में, तो मोजावे जो है दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। मोजावे कहाँ पर है, जो दक्षिण सॉरी उत्तर अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका के यूएसए में, मुख्य रूप से किसमें है जी, तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहाँ पर चौथा नंबर में गलत, 2 और 3 केवल सही है, केवल 2 सही, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 आइज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 आइज अलायंस के संदर्भ में विचार करना है, और कैसा विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार कर लेना है। कह रहा है कि इसमें यूरोप और एशिया के सदस्य राष्ट्र सम्मिलित हैं। यूरोप और एशिया के सदस्य राष्ट्र जो है सम्मिलित है जी 5 आइज में। इसके बाद से कह रहा है इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, और यह मुख्य रूप से सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने पर केंद्रित है। यहाँ पर जब 5 आइज के संदर्भ में ध्यान से देखेंगे, यहाँ प्रश्न का तरीका तो याद ही होना चाहिए, केवल 1 केवल 2 करके होता है यह। यहाँ पर 5 आइज के संदर्भ में जो है यहाँ पर यूरोप और एशिया के सदस्य राष्ट्र शामिल है, एकदम सही है। 5 आइज में कौन कौन से शामिल है जी, तो यूएसए है यहाँ पर 5 आइज में, सॉरी यहाँ पर कौन कौन से, यूएसए है, कनाडा है, उसके बाद से न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके बाद से यूके है, यहाँ पर इतने देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर ऑकुस प्लस न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल हो जाते हैं, तो इसी को 5 आइज कहा जाता है। 5 आइज मतलब 5 आंखें। 5 आंखें का तात्पर्य क्या होता है, तो विश्व भर के जो भी सूचनाओं का साझाकरण से यह जुड़ा हुआ संगठन है 5 आइज अलायंस। यहाँ पर यूरोप के भी शामिल सदस्य हैं और एशिया के भी सदस्य राष्ट्र सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर एकदम सही है, यह 1 नंबर तो सही हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा नंबर दे रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी, तो यह गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध काल में की गई थी, कब जी, तो यहाँ पर जो है शीत युद्ध काल में की गई थी, तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलत है। दूसरा नंबर गलत है, 1 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, सी केवाईसी जिसको कहते हैं, वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों के केवाईसी अभिलेखों का एक केंद्रीयकृत भंडार है। सी केवाईसी वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों के केवाईसी अभिलेखों का एक केंद्रीकृत भंडार है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या फिर सी केवाईसी रजिस्ट्री का प्रबंधन करता है। रजिस्ट्री का प्रबंधन कौन कौन करता है, आरबीआई या फिर एनपीसीआई या फिर सीईआरएसएआई या फिर यूआईडीएआई। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे तो कौन सा संगठन है जो कि सी केवाईसी का प्रबंधन करता है जी, तो सी केवाईसी का प्रबंधन करने वाला यहाँ पर जो हो जाएगा केंद्रीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित रजिस्टर, जिसको सीईआरएसएआई कहते हैं। तो यह जो है सी केवाईसी का विनियमन करता है। तो सी केवाईसी क्या होता है जी, तो यहाँ पर जो आप लोग बैंक में केवाईसी कराते हैं, बैंक में केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। मतलब कि बैंकों में प्रत्येक जितने भी ग्राहक होते हैं वे समय समय पर अपना जाकर अपने बारे में जानकारी देते रहते हैं कि हम जीवित हैं, हम ही पैसा भेज रहे हैं, हमारा हस्ताक्षर ये है। यहाँ पर फोटो, समय समय पर फोटो, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, ये सभी चेंज करते रहना चाहिए या फिर बताते रहना चाहिए कि नहीं वही है, या फिर चेंज करना चाहिए या फिर बता देना चाहिए कि हम हैं, जीवित हैं। जीवित बताने के लिए केवाईसी किया जाता है। तो यह जो है देश भर के बैंकों में किया जाता है। तो यहाँ पर देश भर के बैंक में किया जाता है, तो यहाँ पर सभी बैंक ना अलग अलग ना उसका निरीक्षण करते हैं जी। तो इसीलिए जो सीईआरएससीआई का जो गठन किया गया है, यह जो है सभी बैंकों में जितने भी केवाईसी हुए हैं सबकी निगरानी यह करता है। यहाँ पर जो है सीईआरएससीआई जो हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसको HEFA कहते हैं, हेफा, उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी हेफा। इसका उद्देश्य भारत में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकिंग वाले संस्थानों के रूप में विकसित करना है। शीर्ष रैंकिंग संस्थानों के रूप में विकसित करना है, जिसका उद्देश्य HEFA के संदर्भ में आप लोग NEP 2020 के बारे में सुने होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया था, तो उसी से जुड़ा हुआ था हेफा। तो यहाँ पर हेफा के संदर्भ में देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले देखिए ऑप्शन का स्टेटमेंट का तरीका कैसा है जी। यहाँ पर 1 2 2 3 1 2 3 केवल 2। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सही हो सकता है जी। दूसरा नंबर देख लेते हैं, इसकी रुचि, इसकी विशेष रुचि, दूसरा नंबर इसकी विशेष रुचि शैक्षणिक संरचना और अनुसंधान एवं विकास और संरचना के निर्माण के वित्त पोषण में है। इसके बाद से थर्ड नंबर है, यह शिक्षा मंत्रालय और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। शिक्षा मंत्रालय और केनरा बैंक का संयुक्त उद्यम है हेफा। हेफा के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो हेफा है क्या जी, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो
नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो 2020 में आया था, उसी में इसके हेफा के संदर्भ में हाई एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी की बात की गई थी। हेफा की बात की गई थी, हाई एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी की बात, जिसमें कहा गया था कि जो भी बच्चे जो है मतलब कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि पीजी करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, या फिर कोई अन्य कोर्स करना चाहते हो, डिफिल करना चाहते हो, कुछ भी करना मतलब कि जितने भी हाई डिग्रीज हैं वैसे करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक वित्त पोषण एजेंसी बनेगी। मतलब उनको क्या मिल जाएगी जी, तो उनको लोन मिलेगा। तो लोन देने के लिए ही यह हेफा का निर्माण किया गया है। तो यह जो है इसके संदर्भ में यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो दे रहा है, शीर्ष रैंकिंग वाले संस्थानों के रूप में विकसित करना है। तो शीर्ष रैंकिंग वाले संस्थानों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह जो है जो मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि संस्थान केंद्रित है। तो यहाँ पर संस्थान केंद्रित ना होकर जो हेफा का मुख्य उद्देश्य है, हेफा का मुख्य उद्देश्य क्या है जी, तो बच्चों को जो है, जो भी बच्चे जो है निजी स्कूलों में भी अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, निजी कॉलेजों में, निजी यूनिवर्सिटीज में भी, तो वहाँ पर भी अपना खर्चा निकाल सके। कैसे है जी, तो लोन के माध्यम से लोन लेकर अपना खर्चा निकाल सके। तो इसी के लिए यह शुरू किया गया था। तो यहाँ पर एक नंबर यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर तेरा विशेष रुचि और शैक्षणिक संरचना और R&D और संरचना के निर्माण के वित्त पोषण में इसका विशेष केंद्र है, तो दूसरा नंबर सही हो जाएगा। तीसरा नंबर दे रहा है कि यह शिक्षा मंत्रालय केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है, तो एकदम सही है। केनरा बैंक जो है यह एक नवाचारी कदम के तहत इसने भाग लिया है। यहाँ पर दूसरा नंबर सही, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। तो एक नंबर गलत है, एक नंबर गलत है, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला शब्द, सुर्खियों में रहने वाला शब्द एटलस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एटी एटलस का संबंध किससे है जी? तो यहाँ पर आप लोग एटलस के संदर्भ में तो आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, इसी संदर्भ में सुने होंगे कि एटलस क्या है। तो यहाँ पर दे रहा है कि हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बाद में समझेंगे। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाले लघु पिंडों का पता लगाने में सक्षम एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। तो एटलस एक सबसे पहले एटलस का ही जब हम लोग देखेंगे कि एटलस का अर्थ क्या होता है जी, तो एटलस का एक तरह से मैप कह सकते हैं। मैप करने एटलस का संबंध किससे होता है? जैसे वर्ल्ड एटलस का संबंध देखें, वर्ल्ड मैप को ही एटलस कहा जाता है इसको। तो एटलस का संबंध इससे है, तो मैप से ही जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है कि पृथ्वी के पास से जितने भी लघु पिंड गुजरते हैं, जैसे उल्का पिंड हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया, इन सभी को का के संबंध में देखता है और चेतावनी जारी करता है। तो यहाँ पर इसका संबंध ऑप्शन नंबर ए से ही है, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फैक्चुअल भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है फैक्चुअल भी है, लघु पिंडों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है यह एटलस मिशन। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर यह फैक्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको केवल यह इतना याद करने की जरूरत है। नासा के द्वारा वह शुरू किया गया है एटलस मिशन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है, और क्या विचार करना है जी, तो विशेषताएं थी भक्ति आंदोलन की, क्या विशेषताएं थी उन्हीं को देखना है। यहाँ पर दे रहा है केवल 1, केवल 2, केवल 3, इस तरह का ऑप्शन है। तो हम लोग देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कह रहा है किसी देवता के प्रति व्यक्तिगत रूप से भक्ति, देवता के प्रति भक्ति आंदोलन में कह रहा है कि देवता के प्रति व्यक्तिगत रूप से भक्ति पर बल दिया गया था जी। और दूसरा नंबर है जाति आधारित पदानुक्रम की अस्वीकृति, जाति आधारित पदानुक्रम की अस्वीकृति, उसके बाद से मध्यस्थ के रूप में पुरोहित पर जोर। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पुरोहित की आवश्यकता, इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मध्यस्थ के रूप में पुरोहित की आवश्यकता पर जोर भक्ति आंदोलन में, वो भी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग। यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और चौथा नंबर एकदम सही है, क्योंकि भक्ति आंदोलन का संबंध यही सही था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना संबंध भगवान से स्थापित कर सकता है। भक्ति आंदोलन में कहा गया था जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था अलवार और नैनार के रूप में, वही दक्षिण उत्तर भारत में धीरे धीरे 11वीं 12वीं शताब्दी में आ गया। यहाँ पर जाति आधारित पदानुक्रम की अस्वीकृति की थी। भक्ति आंदोलन कोई भी हो आंदोलन जब होता है तो वहाँ पर भेदभाव की और पदानुक्रमिता की सामान्यतः अवहेलना ही की जाती है, अस्वीकार ही किया जाता है। यहाँ पर एकदम यह किया गया है। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग, एकदम सही है, क्षेत्रीय भाषा। 1, 2, 3, 1, 2 और 4 सही है, केवल 3 ऑप्शन सही है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटित हुई थी? यहाँ पर दे रहा है सीपीआई के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी में किसान विद्रोह हुआ। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी में किसान विद्रोह हुआ था। उसके बाद से केंद्र में पहली गठबंधन सरकार बनी थी, प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई थी। उसके बाद से दे रहा है कि भारत के किसी राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी मंत्रालय का गठन हुआ था। तो यहाँ पर जब हम देखें कि सबसे पहले इनका कालक्रम जब निर्धारित करते थे, सीपीआई का गठन कब हुआ था जी? सॉरी, सीपीआई के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी जी? तो यह शुरू 1967 में शुरू हुई थी। और उसके बाद से पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी जी? तो 1977 में बनी थी। और यहाँ पर पूर्वी पर्स की समाप्ति 1975 में। और वहीं पर जब देखें तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हो गया था जी? तो 1957 में ही केरल में हो गया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे पहले घटना गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था भारत में। वो भारत में नहीं, मतलब केरल में। तो भारत का सबसे पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, क्योंकि जो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस का जो योगदान था उसके कारण
अधिकांश राज्यों में, मतलब कि अधिक सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनती थी, लेकिन 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी। अब 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडार, क्या जी? तो सोडार जिसका फुल फॉर्म होता है सोनिक डिटेक्शन एंड रेजिंग सिस्टम के अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें है? सोनिक डिटेक्शन एंड रेजिंग सिस्टम के अनुप्रयोग किसमें है जी? तो यहाँ पर दे रहा है सोडार का संबंध किससे है जी? तो यहाँ पर दे रहा है कि सही कथन का चयन करना है, सोडार के संबंध में सही कथन का चयन करना। और ऑप्शन का तरीका है एक एक तीन चार, एक दो पाँच, दो चार पाँच, एक तीन चार पाँच। यहाँ पर सोडार के संबंध में जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो हो जाएगा कोहरे, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 है कोहरे की परत की ऊंचाई का मापन। क्या यहाँ पर सोडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि कोहरे की परत की ऊंचाई का मापन। उसके बाद से भूमिगत खनिज निक्षेपों का पता लगाना। उसके बाद से वायुमंडलीय विक्षोभ और तापमान व्युत्क्रमण का अध्ययन। उसके बाद से वायु प्रदूषण के विस्तार के प्रतिरूपक की निगरानी करना। उसके बाद से समुद्र तल की स्थलाकृति का मानचित्रण। तो जैसे आप लोग सुने होंगे सोनार, रडार, रडार होता है, रडार, सोनार का आप लोग नाम सुने होंगे, रडार, सोनार, ऐसे तो नाम सुने होंगे। तो इन सभी का अगर आप लोग नाम सुना है तो इन सभी का जो परिभाषा आप लोग जानते होंगे, तो इन दोनों के मेल से इसको सोडार का निर्माण किया गया। सोनार का सो और रडार का डार मिलाकर सोडार बनाया गया। तो सोडार में मुख्यतः और रडार किस लिए काम होता है जी? तो ठोस पदार्थों का अध्ययन करता है। और सोनार कहाँ पर? तो जल में अध्ययन करता है। और इन दोनों से मिलाकर कहाँ पर अध्ययन होगा जी? तो वायु में, वायु में अध्ययन होगा। तो यहाँ पर जो जो वायु से जुड़ा हुआ है, कोहरा भी जो है वायु से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो वायुमंडल भी वायु से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद से देखेंगे तो वायु प्रदूषण भी वायु से जुड़ा हुआ है। ये भूमिगत ठोस है। उसके बाद से समुद्र तल यह जल है। इसीलिए 1, 3 और 4 ही केवल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वायु राशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में जी तो वायु राशियों के संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है जी? तो देख लेते हैं हम लोग। सही नहीं है अर्थात कौन सा गलत है वायु राशियों के संबंध में? ऑप्शन का तरीका है केवल एक, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3। यहाँ पर जब हम देखेंगे सही नहीं है, तो यहाँ पर दे रहा है वायु वायु राशि हवा का एक विशाल पुंज है जिसमें तापमान और नमी में ऊर्ध्वाधर भिन्नता बहुत कम होती है। तापमान और नमी में ऊर्ध्वाधर भिन्नता बहुत कम होती है जी। उसके बाद वायु राशियां मुख्य रूप से अनियमित राहत वाले क्षेत्रों जैसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर बनती हैं। उसके बाद जब दो अलग अलग वायु राशियां मिलती है तो उनके बीच की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय कहा जाता है। दो वायु राशियों के मिलने वाले मिलती हैं तो उनके बीच की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय कहा जाता है जी। तो हम लोग जब ध्यान से देखें तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो है एकदम गलत है। ये तीनों के तीनों वायु राशियों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। और यहाँ पर तीनों के तीनों गलत हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। गलत कथन का चयन करना था, तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय की एक क्षेत्रीय पीठ किसके अनुमोदन से स्थापित की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ किसके अनुमोदन से स्थापित की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है मुख्य न्यायाधीश या फिर सीजीआई, उसके बाद राष्ट्रपति, संसद, कॉलेजियम प्रणाली। यहाँ पर जब हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर राष्ट्रपति के सिफारिश से क्षेत्रीय पीठ का गठन किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिफारिश करता है और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश गठित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित अधिकरण अधिनियम एनजीटी एक्ट 2010 के संदर्भ में के अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से कानून उल्लिखित हैं? एनजीटी एक्ट 2010 के में कौन से कानून उल्लिखित है? ये तो यहाँ पर दे रहा है सही कथन का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर है, देख लेते हैं हम लोग, सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। जल प्रदूषण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। उसके बाद से दे रहा है यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है क्या है जी? तो ऑप्शन का तरीका देख लेना, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देते हैं, दे रहा है कि एनजीटी जो है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत कार्य करता है जी। उसके बाद से सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। उसके बाद से जैविक विविधता अधिनियम सन 2002। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे तो कौन सा हो जाएगा जी? 1 नंबर तक एकदम सही है। यहाँ पर जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत यह कार्य करता है। उसके बाद से जो है कि सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, तो इसके तहत भी यह जो है एनजीटी जो है कार्य करता है। उसके बाद से दे रहा है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, तो पशु क्रूरता से जुड़ा हुआ कोई बात नहीं है एनजीटी में। एनजीटी क्या है जी? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाम आप लोग सुने होंगे। जितने भी प्राकृतिक संसाधनों पर अगर कोई व्यक्ति या फिर सरकारें जो है धावा बोलती हैं या फिर कहें तो अतिक्रमण करती है, तो उन सभी के विरुद्ध एक तरह से न्यायालय का काम करता है एनजीटी। और यह जिसका जन्म सन 2010 में किया हुआ था अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर ये पशु क्रूरता से जुड़ा हुआ फैसला यह नहीं करता है। बाकी यहाँ पर जल प्रदूषण कीजिए, आप पर एनजीटी हावी हो जाएगा।
सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, मतलब कि कोई भी प्रदूषणकारी उद्योग लगाइएगा तो आसपास के लोगों का रक्षा करने से जुड़ा हुआ यह अधिनियम है, तो इसके तहत भी रखा गया है एनजीटी को। और जैविक विविधता अधिनियम सन 2002 के तहत भी रखा गया है, लेकिन पशु क्रूरता से इसका संबंध नहीं है। यहाँ पर 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए ही नंबर मिल जाता है। 1, 2 और 4 तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव द्वारा निम्नलिखित में से कितने प्रकार के अनुकूलन दर्शाए जाते हैं? मैंग्रोव द्वारा कितने प्रकार के अनुकूलन दर्शाए जाते हैं जी? यहाँ पर क्या चुनना है, तो सही उत्तर का चयन करना है मैंग्रोव द्वारा अनुकूलन का। जरायुज, जरायुजता, श्वसन जड़ें, पत्तियों पर लवण ग्रंथियां, क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और कोई भी नहीं करके दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। कोई भी नहीं करके दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सही है जी। जरायुज, तो मैंग्रोव में जरायुज किसको बोलते हैं जी? तो जरायुज के संबंध जिसको आप लोग जानते होंगे। उसके बाद श्वसन जड़ें, जरायुज का संबंध किससे है जी? तो मतलब कि वैसे पौधे या फिर वैसे कोई भी पौधा हो जिसका बीज जो है, अगर बीज जो है अब पौधा में लगा ही है तभी अंकुरित हो जाए और उसकी जड़ें बाहर निकल आए, उसे ही जरायुज पौधा कहा जाता है। तो यहाँ पर जब मैंग्रोव के कई सारे पौधे हैं जिनके जो भी यहाँ पर ऊपर जब इनके फल लगे रहते हैं, तो फल में ही जब यह अपने आप से इसके बीज जो है अंकुरित हो जाते हैं और इसकी जड़ें छोटी छोटी निकल जाती हैं, तब यह फल जब नीचे गिरता है तो इसको जड़ें निकलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही यह नीचे गिरता है तुरंत इसकी जड़ें लग जाती हैं और इसकी पत्तियां धीरे धीरे निकलने लगती हैं। तो इसीलिए मैंग्रोव जो है जरायुज होते हैं, श्वसन जड़ें होती हैं। अर्थात जो है श्वसन जड़ें का तात्पर्य क्या होता है जी? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये मैंग्रोव का पौधा है, ये छोटा सा मैंग्रोव का पौधा ले लीजिए, तो इसकी जड़ें ऐसे विस्तृत होती हैं, लेकिन इसकी जड़ें जो है ऊपर भी मिट्टी के, ये देखिए मिट्टी का संस्तर मान लीजिए ये है, तो इसकी जड़ें जो है ऐसे निकली निकली रहती हैं, जगह जगह से निकली रहती हैं। ये क्यों होती है? तो यह भी एक तरह से ऑक्सीजन लेने का काम करती है, सांस लेने का काम करती है। तो यहाँ पर श्वसन जड़ें हैं, पर पत्तियों पर लवण ग्रंथियां होती है। आप लोग जानते हैं कि मैंग्रोव कहाँ पर उगते हैं जी? तो लवणीय वातावरण में, लवणीय वातावरण में उगते हैं तो लवणीय ग्रंथियां रहती हैं। क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस भी होता है। तो यहाँ पर यह भी हो जाएगा, अर्थात चारों के चारों गुण जो है मैंग्रोव में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, झूम कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। झूम कृषि के संदर्भ में विचार करना है, और कैसा विचार करना है जी? तो सही सुमेल का चयन करना है, सही सुमेल का चयन करना है। यहाँ पर तेरा देश, स्थानीय नाम मैक्सिको लडांग, अर्थात जो है झूम कृषि के संदर्भ में कह रहा है कि मैक्सिको में लडांग लडांग होता है जी। तो फिलीपींस में कैनगिन, म्यांमार में तैंग्या, ब्राजील में रोका। यहाँ पर जब हम ध्यान दें तो यहाँ पर एक नंबर ही देखेंगे तो मैक्सिको में कौन सी जो धूम कृषि, मैक्सिको में क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मिल्पा, ना कि लडांग। लडांग कहाँ पर होता है? तो इंडोनेशिया में होता है, इसको ध्यान रखना है। मैक्सिको में मिल्पा और इंडोनेशिया में लडांग, फिलीपींस में कैंगिन, एकदम सही है। जैसे कि आप लोग झूम कृषि, जैसे मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्य में क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि कहा जाता है। और यहाँ पर म्यांमार में तैंगिया कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों, ये तीनों सही है, एक नंबर गलत है। तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस आर्थिक सिद्धांत में तर्क दिया गया है कि, आर्थिक सिद्धांत में तर्क दिया गया है कि यदि सरकार आज करों में कटौती करती है, यदि सरकार आज करों में कटौती करती है और पैसा उधार लेती है, तो लोग उस अतिरिक्त पैसे को बचाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि ऋण चुकाने के लिए बाद में करों में वृद्धि होगी। ये एक सिद्धांत है, और ये सिद्धांत की सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है जी? इस सिद्धांत का वर्णन कौन सा करता है जी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिकार्डियन तुल्यता, या फिर ग्रेशम नियम, या फिर से का नियम, या फिर ओकुन का नियम। यहाँ पर आप लोग इसको याद, फैक्ट भी है, या फिर बहुत सारे बुक, हर बुक में यह दे दिया रहता है। जैसे कि महेश कुमार वर्णवान में भी पढ़िएगा तो ये इसका आराम से मिल जाएगा। रिकार्डियन तुल्यता जो कहता है कि अगर करों में कटौती की जाए तो सभी लोग कर देंगे, और करों में वृद्धि की जाए तब लोग कहेंगे कि अधिकांश हमारा आय तो कर में ही चला जा रहा है, तो क्या करेंगे? ब्लैक मनी के रूप में पैसा चोरी करना शुरू कर देंगे। इसीलिए रिकार्डियन जो रिकार्डो जो था, रिकार्डो एक विद्वान था, या फिर कहें तो इसको अर्थशास्त्री था, जिसने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, लेकिन सबसे मान्य यही है कि इसने बताया था कि ना तो ज्यादा करों को बढ़ाना चाहिए, ना ही ज्यादा घटाना चाहिए। करों को वृद्धि क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लोग पैसा चुराने लगेंगे, और अगर अगर ज्यादा कमी की जाए तो नुकसान ही है। इसीलिए रिकार्डियन तुल्यता काफी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस संसदीय पदाधिकारी को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह जिस भी समिति में नियुक्त किया जाता है, जिस भी समिति में नियुक्त किया जाता है उसका स्वतः ही अध्यक्ष बन जाता है? किस संसदीय अधिकारी को अधिकार प्राप्त है जी? तो यहाँ पर दे रहा है उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, या फिर सरकार में मंत्री। यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष को यह अधिकार मिलता है कि संसदीय पदाधिकारी जो है अध्यक्ष स्वतः ही यह बन जाता है। अर्थात अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष जाकर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूति लेन देन कर जो भारत में एक प्रकार का वित्तीय लेन देन कर है, निम्नलिखित में से किसके लेन देन पर लगाया जाता है? प्रतिभूति लेन देन कर, जिसको एसटीटी बोलते हैं, वित्तीय लेन देन कर है, जो किसके लेन देन पर लगाया जाता है जी? एसटीटी। तो यहाँ पर तेरा कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करना है। तो एसटीटी किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं, 1 और 2 पर, केवल 3, 1, 3, 1, 2, 3।
यहाँ पर जो है एसएसटी पर जब ध्यान देते हैं, एसटीटी जो है वास्तव में इक्विटी डेरिवेटिव्स पर लगाया जाता है। कमोडिटी ट्रेडिंग, ना तो कमोडिटी ट्रेडिंग और ना ही तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर लगाया जाता है। प्रतिभूति लेन-देन कर का संबंध क्या होता है? जैसे प्रतिभूति मान लीजिए कि आपके पास, प्रतिभूति किसको कहते थे? गारंटी। प्रतिभूति का तात्पर्य होता है एक तरह से गारंटी। एक ऐसा वचन पत्र होता है, प्रतिभूति एक ऐसा वचन पत्र होता है जिसमें जो दाता जो होता है यह लिख कर देता है कि आपको अमुक रुपया चुकाया जाएगा। अमुक रुपया या फिर अमुक वस्तु या फिर कोई भी वस्तु या फिर रुपया कुछ भी लिखा होता है। तो दाता जो है अपना लिख कर देता है और धारक जो है इसके बदले में पैसे देता है या फिर कोई और वस्तु देता है। तो यह जो ये लिखित पत्र होता है इसी को, जैसे कि गारंटी पेपर जो आप लोग गाँव में या फिर कहीं भी शहर में एक तो पेपर बनता है, तो वही गारंटी पेपर को ही प्रतिभूति कहते हैं। तो ये प्रतिभूति जो होता है इस पर भी कर लगता है, इस पर भी लाखों करोड़ों रुपए का यह होता है। जब यह व्यक्ति जो है, धारक जो है, मान लीजिए कि ये सरकार ही है, ये क्या है? सरकार है। इसने प्रतिभूति जो है इस व्यक्ति को दे दिया। अभी इस व्यक्ति को पैसा कि कोई और व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, यहाँ पर बी नामक व्यक्ति बोलता है कि आप भाई सरकार आपको 50 रुपए देगी, ये अगले साल 50 रुपए सूद देगी, तो हम इसी साल आपको 51 रुपए दे देते हैं। कितना रुपए जी? 51 रुपया दे देते हैं और आप हमको प्रतिभूतियाँ दे दीजिए। तब ये प्रतिभूति जो है, इसे 51 रुपया लेकर इसको तो लाभ हो गया। इनको भी आगे जाकर भविष्य में लाभ होने की पूरी संभावना है। इनको लगता है, इसीलिए तो ये खरीदे हैं। लेकिन इसके बीच में ट्रांजैक्शन जब हुआ है तो सरकार को भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो सरकार को मिलना चाहिए, तो इसीलिए प्रतिभूति लेन-देन कर लगा लेती है सरकार। तो इसी को इक्विटी डेरिवेटिव्स में केवल लगता है। कमोडिटी ट्रेडिंग ना तो कमोडिटी ट्रेडिंग पर लगता है, ना तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शेयर पर भी लगता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल इक्विटी डेरिवेटिव्स लगता है, शेयर पर भी, शेयर बाजार में जो प्रतिभूतियों का लेन-देन कीजिएगा तो उस पर भी लगता है, शेयर पर लगता है, बॉन्ड पर लगता है, इस सब पर भी ध्यान रखना है। ऋण पत्र या फिर डिवेंचर पर भी लगता है, ऋण पत्र पर भी लगता है। उसके बाद तो ये सभी जो हैं इन सभी पर लगता है। म्यूचुअल फंड इक्विटी इकाइयों पर भी लगता है, इक्विटी पर, सरकारी प्रतिभूतियों पर भी लगता है। तो इन सभी पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक गर्म दल के चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्म दल के चरण के संदर्भ में विचार करना और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन का विचार करना है। गर्म दल के संदर्भ में विचार करना है। और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका केवल लेके दिखने से कोई फायदा भी नहीं है। गर्म दल ने राजनीतिक संघर्ष के एकमात्र साधन के रूप में संवैधानिक तरीकों को खारिज कर दिया। संवैधानिक तरीकों को खारिज किया था गर्म दल ने, एकमात्र साधन के रूप में। उसके बाद उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के माध्यम से जन लामबंदी पर जोर दिया। स्वदेशी अपनाया और बहिष्कार करके जन लामबंदी पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक साधन के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा के उपयोग का विरोध किया। राष्ट्रीय शिक्षा के उपयोग का विरोध किया। ये दोनों तो एकदम सही है। संवैधानिक तरीकों को खारिज किया एकमात्र साधन के रूप में, उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार को अपना मुख्य लामबंदी के लिए प्रमुख माना। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा का विरोध नहीं किया था उन्होंने। गर्मपंथियों में से जैसे कि आप लोग अरविंदो घोष का नाम सुने होंगे, तो जो बंगाल में विद्यालय बना था उसके अध्यक्ष भी बने थे, प्रिंसिपल भी बने थे। तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने विरोध नहीं किया था। तो तीसरा नंबर गलत है, 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन केवल हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, कैसा विचार करना है जी? तो कथन का तरीका क्या है? सॉरी, व्याख्या से जुड़ा हुआ है, अर्थात कथन 1 और कथन 2 है। और कौन सा है जो है एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन का तरीका भी आप लोग को याद होगा कि एक दूसरे की व्याख्या से जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन याद हो जाना चाहिए। अब पहले भी बता चुके हैं कि ऑप्शन याद हो चुका है, तो सबसे पहले क्या जरूरी है जी? तो यहाँ पर जो है सेकेंड नंबर स्टेटमेंट पढ़िए, अगर सही है तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट पढ़िए। अगर फर्स्ट भी सही हो जाता है तब बीच में इसलिए लगाइए और तब बैठा कर देखिए कि सटीक बैठता है कि नहीं, तब जाकर आंसर इसका निकलता है। तो सबसे पहले दूसरा नंबर ऑप्शन ही पढ़ लेते, दे रहा है खासी हिल्स भूमध्य रेखा के करीब स्थित है, जिससे गर्मी नमी युक्त हवा तीव्र संवहनीय उत्थान होता है। अरे बाल रे बाल। अब बताइए, कह रहा है कि खासी हिल्स भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। आप लोग भारत का मैप देखे होंगे, तो चीख चीख कह रहा है कि हम गलती हैं जी, गलती हैं। कैसे? भारत का मैप कुछ इसी तरह से देखें, पूर्वोत्तर भारत को हम लोग देखे जब, तो पूर्वोत्तर भारत कुछ ऐसा ही है। और खासी हिल्स कहाँ पर है? यहाँ पर है। और भूमध्य रेखा को जब देखें तो यहाँ पर अगर भारत का मैप भी अगर नीचे कुछ ऐसे लाते हैं तो भूमध्य रेखा तो कुछ यहाँ से सबसे निचले भाग से होकर गुजरती है। तो खासी हिल्स भूमध्य रेखा के निकट थोड़ी ना है। ये तो केवल उत्तर पश्चिम मानसून के प्रभाव से, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून जाता है उससे प्रभावित होकर यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, ना कि भूमध्य रेखा से निकटता के कारण। इसीलिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा। अब दूसरा नंबर गलत हो गया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रिकली क्वेश्चन भी बन जाते हैं, अर्थात इसमें जो है एक भी ऑप्शन गलत होते कहिए कि हम लोग का आंसर निकल कर आ जाता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।